Hello everyone. Welcome to this amazing platform of Educational भैया. I am your social दीदी रिया सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में. तो डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इतना तो पता होगा ही कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं. सो बेसिक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय इट्स पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पे रूलर्स जो हैं अपने लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. अब ये कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? इसका बेसिक आंसर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, जहाँ पे 18 एंड 18 प्लस के लोगों को वोट करने का अधिकार दिया जाता है. और जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का एज कम्पेयर टू एनी अदर अल्टरनेटिव लाइक डिक्टेटरशिप और मोनार्की. सो डिक्टेटरशिप और मोनार्की होता क्या है? डिक्टेटरशिप का मतलब है तानाशाही और मोनार्की का मतलब है किंग्स एंड क्वीन रूल. अब हम लोग पढ़ने वाले मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में. मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. 5 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है. सो अब पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के क्या क्या मेरिट है? पहला, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन. ये अपने सिटीजन के बीच इक्वालिटी प्रोवाइड करता है. दूसरा, इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के क्वालिटी को भी एनहांस करता है. इट एनहांस इक्वालिटी अमंग द सिटीजन. इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअल के डिग्निटी को भी इनहांस करता है, मतलब उसके ओहदे को भी इनहांस करता है. हेल्प्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ये कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करने में मदद करता है. जो लोगों के बीच जो छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ना, जिस कॉन्फ्लिक्ट, तो इसे भी रिजॉल्व करने में डेमोक्रेसी मदद करता है. इट अलाउज अ रूम टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक. ये एक रूम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने मिस्टेक्स को खुद करेक्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी छोटी मोटी गलती कर दिए तो आपको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा. आपको अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए मौका भी दिया जाएगा. अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी. हम लोग डेमोक्रेसी को कैसे असेस करते हैं? तो ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 100 कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है. अब ऐसा लगता हो कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री की पॉलिसीज एंड रूल्स सेम होंगे. ऐसा नहीं है. सो हम ऊपर से देखें ना तो सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हमें सेम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी पॉलिसीज, रूल्स वगैरह बनते हैं वो कंट्री के हिसाब से बनते हैं. सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड कल्चर पे डिपेंड करते हैं. अब हर कंट्री के डिफरेंट कल्चर होते हैं और हर कंट्री का डिफरेंट इकोनॉमी होता है. जैसे कि कुछ कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, कुछ कंट्री बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड होते हैं. सो अब हम लोग पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, जो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अब अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव है. ऐसा इसलिए लगता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के ओपिनियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता. पार्लियामेंट और असेंबली में कौन लॉज, कौन से बिल पास होने वाले हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए एक रीजन है कि नॉन डेमोक्रेटिक जो है कंट्री जो है वो इफेक्टिव है और वेरी क्विक है. सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर एंड इवन हैव द कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने रूलर्स चूज कर सके और अपने रूलर्स को कंट्रोल भी कर सके. अगर लोगों को रूलर्स का काम पसंद नहीं आएगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो लोग हटा दिए जाएंगे. और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि अ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजंस. अ गवर्नमेंट जो अपने लोगों के नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम लोग रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं. जैसे हमारी नीड है एजुकेशन फैसिलिटीज या फिर मेडिकल फैसिलिटीज, तो government should be responsible for the needs of the citizen. So democracy is based on the lifelines of नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन. सो इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस डिसीजन को लेने से पहले बहुत सारे लोगों की राय लेने पड़ती है. इससे कुछ डिले तो हो ही जाता है बट इसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा आता है. सो डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है तो वो नॉर्म्स एंड प्रोसीड्योर्स के थ्रू बेस्ड है. सो अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन उस डिसीजन का प्रोसीड्योर जानना चाहता है तो वो जान सकता है. मतलब डेमोक्रेसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है. कोई भी डिसीजन बंद कमरे के पीछे नहीं लिया जाता है. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माइट बी स्लो एंड लेस इफेक्टिव बट वेरी रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव और स्लो हो सकता है बट बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव और क्लीन होता
है एंड इट इज अ पीपल ओन्ड गवर्नमेंट। ये पीपल के द्वारा ही ओन किया जाता है, जिसे हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। सो अब हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस कंट्री में ज्यादा होगा, एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। एक सर्वे किया गया फ्रॉम 1950 टू 2000, ये पाया गया कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होता है। उतना भी ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। सो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर बताया नहीं जा सकता। सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंट्री डेवलप नहीं है, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट जो है ना, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कंट्री के साइज, लोकेशन, पॉपुलेशन, रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ग्लोबल सिचुएशन एंड अदर प्रायोरिटीज। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो पहला है एजुकेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कोल, मिनरल्स वगैरह वगैरह, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड बैरियर ऑफ ट्रेड। सो ये बैरियर ऑफ ट्रेड क्या है? एक कंट्री में कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है, उससे हम बैरियर ऑफ ट्रेड कहते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में बहुत ही कम डिफरेंस है। सो हमें हमेशा डेमोक्रेसी को चूज करना चाहिए। डेमोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज भी है, वो है सोशल इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी। सो जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ गेन करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सिटीजन के पास इक्वल वेल्थ है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती ही है, लेकिन सोशल इनइक्वालिटीज भी होती हैं। जो रिच हैं वो रिचर होते जा रहे हैं और पुअर जो है वो पुअरर होते जा रहे हैं। रिचर के पास बहुत सारी लग्जरीज है और पुअर के पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, जैसे फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा। जैसे कि एक एग्जांपल है डेमोक्रेटिक कंट्री बांग्लादेश, जिसका 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में जी रहा है। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के बारे में। जहां तक बात होता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी का, सो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर तरह के लोग होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्योंकि डेमोक्रेसी के पास एबिलिटी है सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करने का भी। और जहां रहा बात डिग्निटी एंड फ्रीडम का, तो डेमोक्रेसी इसके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी हमेशा इंडिविजुअल के फ्रीडम को और डिग्निटी को इनहांस करती है और लोगों के पास बहुत सारे फ्रीडम होते हैं। डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी इनहांस करता है। बहुत पहले से ही सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड है, बट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है। वुमेन को हमेशा इक्वल राइट मिला है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो डेमोक्रेसी से हम लोग के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है? जैसे जैसे लोगों को राइट्स मिलता है, उनकी राइट्स की मांग और ज्यादा बढ़ती जाती है। सो डेमोक्रेसी से कोई सेटिस्फाइड अभी तक नहीं हुआ है और लोगों की मांग डेमोक्रेसी को बेटर करने के लिए ये कभी खत्म नहीं हो सकती। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो हमारा एक रिवाइवल बैच भी चल रहा है, जहाँ पे आप सोशल स्टडीज को मेरे थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं स्मार्ट बोर्ड की मदद से, और आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, नोट्स और बहुत कुछ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।